सूरज और पाखी के दिल तो मिल चुके हैं, पर क्या कुंडलियां उन्हें मिलने देंगी? दुविधाओं के बीच कैसे होगा इनका गठबंधन? आखिर कौन सी भविष्यवाणी करने वाले हैं हरिया पंडित? आइए जानते हैं। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का 32वां भाग वृंदा के साथ। डियर लिसनर्स, कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि सूरज की डैडी उसे धमकी देते हैं कि अगर उसने पाखी से शादी की तो वे उसे अपनी दिल्ली की तमाम जायदाद से बेदखल कर देंगे। सूरज अपने गुस्से पर काबू पाते हुए होटल आता है, मगर वहां भी एक मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। क्या है वो मुसीबत? चलिए सुनते हैं। स्क्रीन पर भानु चोरी चोरी होटल के पीछे वाले हिस्से में जाता दिखाई दिया, जहां उसने सुनसान जगह देखकर अपना फोन निकाला, फिर उसका सिम बदला और किसी से गोपनीय बातें की। उसके शब्दों से सूरज समझ गया था कि ये बातें उसी को टारगेट करके कही गई हैं। उसका खून खौल उठा। भानु आस्तीन का सांप निकलेगा, ये तो उसने कभी सोचा भी ना था। उसने प्रभात से पूछा, तुम्हें कुछ आइडिया है भानु किससे बात कर रहा है? प्रभात ने पेन ड्राइव निकाल सूरज को देते हुए कहा, जी अच्छी तरह, मैनेजर साहब अपने भाई से बात कर रहे हैं। सूरज को धक्का लगा। तो तुम्हारा मतलब है रवि भी इस जालसाजी में शामिल है? प्रभात ने शांत स्वर से बोला, सूरज बाबू, ये सारा जाल रवि बाबू का ही बिछाया हुआ है। भानु जी तो सिर्फ मोहरा है, मोहरा। सूरज ने फोन अनलॉक करते हुए कहा, मैं अभी डैडी से बात कर दोनों को पुलिस के हवाले करता हूँ। प्रभात ने उसे रोकते हुए कहा, क्या करते हैं सूरज बाबू? पुलिस से क्या कहेंगे? कोई सबूत नहीं है हमारे पास कि भानु और रवि ने होटल के अकाउंट्स में हेरफेर की है, लेकिन मैं इन दोनों को एक पल भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। सूरज ने फोन पटक कर कहा। प्रभात ने उसे समझाते हुए कहा, अगर आपने उन्हें अभी निकाल दिया तो वो दोनों तो साफ छूट जाएंगे, और जिन रुपयों का गबन उन्होंने किया है वो भी गए। तो तुम बताओ मैं क्या करूं? सूरज ने पूछा। मुझे कुछ दिन का टाइम दीजिए, मैं सबूत इकट्ठा करने में ही लगा हुआ हूँ, और इसमें फ्रांसिस भी मेरी मदद कर रहा है। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द इस षड्यंत्र का पर्दाफाश हो जाएगा। प्रभात ने बात खत्म की। हरिया पंडित पाखी के घर की बैठक में पोथी में अपना मुंडा या सिर डाले ग्रह नक्षत्रों से तर्क वितर्क कर रहे थे, और इस तरह की भाषा से पूर्णतः अपरिचित पाखी के अम्मा बाबूजी हैरान परेशान उनके कुछ बोलने का इंतजार कर रहे थे। घड़ी की सुइयां जैसे जैसे आगे बढ़ रही थीं, इंतजार और भारी हो रहा था। कई मिनटों बाद चतुर्वेद के ज्ञाता और इलाके में प्रसिद्ध हरिया पंडित ने अपना मुंडाया सर पोथी से बाहर निकाला और अपनी चुटिया झटकी। अम्मा व्यग्र हो बोली, पंडित जी, हमारी लाडो का ब्याह कब का निकला? बाबूजी भी उनकी ओर आंखें बड़ी कर देखने लगे। पंडित जी अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए बोले, आज बिना एक ग्रास खाए घर से निकला हूँ, अब तो आते भी कुल बुलाने लगी हैं। पंडित जी का इशारा समझ अम्मा जी ने मीनाक्षी को हाँक लगाई, अरे बहू, जरा पंडित जी के लिए चाय बिस्कुट और वो लड्डू भी तो धरे हैं, वो भी लेती आना। लड्डू का नाम सुन हरिया पंडित कुछ आश्वस्त हुए। मीनाक्षी अम्मा की टेर सुन टेढ़ी भौवें करते हुए बोली, ब्याह इनकी राजकुमारी का और नखरे उठाए मीना, मगर जाना तो निश्चित था। सुबह कपड़ों को बाल्टी में डाल नल बंद कर रसोई में चली गई।
चाय, बिस्कुट और लड्डू का भोग लगा पंडित जी की भूख कुछ शांत हुई तो उन्होंने कहना प्रारंभ किया। देख भाई विश्वनाथ, तेरी लड़की मांगलिक है, मांगलिक। ब्याह में अनेक अड़चने हैं। कैसी अड़चने पंडित जी? अम्मा बाबूजी ने एक साथ पूछा। मंगल भारी है इसका, और यही मंगल कन्या को परिवार का सुख नहीं मिलने देता। पर हरिया पंडित ने भी ऐसे ही सर नहीं मुंडवाया है। ऐसी पूजा विधि करूंगा कि मंगल परास्त हो जाएगा और तेरी लाडो राज करेगी, राज। हरिया पंडित ने अपनी पीठ ठोकी। ब्याह कब होगा पंडित जी? अम्मा ने प्रश्न दोहराया। बड़ी कठिनाई से एक तिथि दृष्टि में आई है लाडो की अम्मा। अगले मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को होगा तुम्हारी लाडो का ब्याह। पंडित जी पोथी समेटते हुए बोले। लेकिन उसमें तो एक मास भी नहीं बचा, 3 ही तो हफ्ते रह गए हैं, अम्मा ने जोड़ा। मीनाक्षी पर्दे की ओर से सुनकर बोली, इतनी जल्दी? बाबूजी भी चिंतित स्वर में बोले, अभी इतनी जल्दी ब्याह कैसे होगा पंडित जी? हरिया पंडित आवेश में उठ खड़े हुए। तो फिर अपनी लड़की का ब्याह भूल जाओ, क्योंकि अगले 5 बरस तक कोई मुहूर्त नहीं है। फिर सबको चिंतित देख वह पसीजे। तुम लोग सोच विचार लो। राम झूठ न बुलवाए, हरिया पंडित की बात आज तक गलत नहीं हुई। सबको सोच में डूबा छोड़ वे घर से बाहर चले गए। दिन भर घर में इसी विषय पर चर्चा होती रही। पंकज के सौजन्य से पाखी तक भी हरिया पंडित की भविष्यवाणी पहुंच गई थी। 3 हफ्ते के बाद की घड़ी जानकर उसका दिल भी बैठ गया, और पंडित जी की चेतावनी से तो पूरा मोहल्ला ही डरता था। प्रशांत रात को काम खत्म कर लौटा तो यह चेतावनी उसका इंतजार करती मिली। इतनी जल्दी ब्याह कैसे होगा बाबूजी? हाथ में कुछ रुपये भी तो होने चाहिए, प्रशांत ने कहा। बाबूजी बोले, मकान गिरवी रख किसी से कर्ज ले लें तो बाद में कर्ज चुका देंगे। बात तो उन्होंने धीरे से कही थी, पर अम्मा और मीनाक्षी ने सुन ली। मीनाक्षी अपनी गोद से मुन्नू को उतार हाथ नचाती हुई बोली, अब यही करना रह गया है? अपनी लड़की के ब्याह के लिए हम लोगों को बेघर करेंगे? जवाई तो पैसे वाला ठहरा, उसी से क्यों नहीं मांगते? प्रशांत को अपनी पत्नी की बात सुन तेज गुस्सा आया। मीना, यहाँ से चली जाओ अभी। मीनाक्षी भी कहाँ चुप रहने वाली थी। अगर ये घर गिरवी हुआ तो मैं मुन्नू को लेकर हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी। प्रशांत समझौते पर आया। मेरे रुपये 2 या 3 महीने में निकल आएंगे। तब तक के लिए गुरविंदर भाई जी से कर्ज की बात करता हूँ, वो ज़रूर मदद करेंगे। नहीं, अगर गुरविंदर से बात की तो अपनी प्रीतों को मालूम हो जाएगा, फिर जमाई बाबू के सामने हमारी क्या इज्जत रहेगी? अम्मा ने बीच में ही टोका। ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मा, तुम निश्चिंत रहो, प्रशांत ने कहा। मामला यहीं रफा दफा हो गया। गुरविंदर बिना किसी ब्याज की शर्त पर रुपये देने को तैयार हो गया और सब मुश्किलें हल हो गईं। प्रशांत ने सब ठीक कर सूरज को कॉल किया। एक खुशी की खबर है, तुम्हारी सजा का दिन नज़दीक है। प्रशांत ने पहेली बुझाई। सूरज को कुछ समझ नहीं आया। खुशी की खबर और सजा? अरे डरो मत, मैं तो यह कह रहा था कि तुम दोनों की शादी का दिन तय हो गया है, वो भी 3 हफ्ते बाद का। यह सुन सूरज तो खुशी से उछल ही पड़ा। मजाक तो नहीं कर रहे हैं भैया? प्रशांत ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम इम्तिहान में पास हो गए हो तो इनाम भी तो जल्दी मिलना चाहिए ना? सूरज ने कुछ सोचते हुए कहा। भैया, मैं चाहता हूँ एक बार आप सब यहाँ आकर सब देखभाल लें और पूरी तसल्ली कर लें।
प्रशांत उसकी अच्छाई से प्रभावित होते हुए बोला, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ करनी है, तुम्हारी धन दौलत से नहीं। तुम्हारे पास कुछ ना होता तो भी मैं खुशी से अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथों में सौंप देता। सूरज की आंखें नम हो गई। भैया, मैं कुछ नहीं जानता। आप लोगों को एक बार यहाँ ज़रूर आना होगा। मेरे भी कुछ अरमान हैं। फिर यहाँ सभी आप लोगों से मिलना चाहते हैं। प्रशांत को उसकी ज़िद माननी ही पड़ी। सूरज ने प्रशांत का फ़ोन रख पाखी को फ़ोन मिलाया। जाने मन जाने जिगर, तैयार हो जाओ अपनी ससुराल देखने के लिए, वह खुश होकर बोला। लेकिन कैसे और कब? पाखी ने पूछा। कल भेज रहा हूँ ड्राइवर को और सब आ रहे हैं। साले को तो पटा लिया है। उसने सारी बात बताई। पाखी और सूरज इस नए मिलन के स्वप्न बुनने लगे, पर क्या उनका यह स्वप्न पूरा हो पाएगा? क्या होगा जब पाखी अपने ससुराल में पहला कदम रखेगी? अगर सुनना चाहते हैं इस कहानी का अगला भाग, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल कनेक्टिंग ड्रीम से।